जिस दिन मेरी भाभी को पहाड़ी के मिट्टी के ढेर में फेंक कर मरने के लिए छोड़ दिया गया, उस दिन मैं बारिश में छाता लेकर उनसे आखिरी बार मिलने गई थी। मैंने देखा भाभी के निर्जीव शरीर के नीचे से एक खून से लथपथ बाजराज धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। काली अंधेरी बरसाती रात में उसने सिर उठाया। उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे जिनसे खून रिस रहा था। वो बोला, बुआ मेरे बाबा कहाँ है? मेरी भाभी की मौत बहुत ही दर्दनाक थी। उसे मेरे शराबी दरिंदे बड़े भाई राघव ने पीट पीट कर मार डाला था। वो हर बार शराब पीकर आधी रात घर आता और भाभी को अपना गुस्सा निकालने का जरिया बना लेता। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि भाभी के पेट में उसका बच्चा पल रहा है। वो बेरहमी से मुक्के लात मारता जब तक खुद थक कर सो न जाए। हर बार मार खाते समय भाभी अपने पेट को कस कर पकड़ लेती। वो पूरी तरह 9 महीने की गर्भवती थी। भागने की कोशिश करती पर 2 कदम भी नहीं भाग पाती। राघव उसके बाल पकड़कर घसीट लाता और पहले से भी ज्यादा बुरी तरह मारता। उस रात उसने हैवानियत की हद पार कर दी। भाभी के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए, मुंह में गंदी कपड़ा ठूंस दिया और फिर उसके पेट पर एक के बाद एक जोरदार लातें मारी जब तक कि खून उसकी टांगों से बहता हुआ जमीन पर न फैल गया, जब तक कि भाभी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़कर बेहोश न हो गया। और फिर वो रोज की तरह बिस्तर पर गिरा और खर्राटे मारने लगा। लेकिन उस रात भाभी फिर कभी नहीं उठी। सुबह जब दरवाजा खुला, उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। वही बंधा हुआ शरीर, सिर एक तरफ झुका हुआ, बाल बिखरे हुए। सच कहूं तो मैंने सब सुना था। मैं दीवार से कान लगाकर रोने चिल्लाने की आवाजें सुन रही थी। दरवाजा खोलने ही वाली थी कि मेरे पिता धर्मपाल सामने आ खड़े हुए। वो हुक्का पीते हुए दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। उन्होंने भी सब सुना था लेकिन न रोका, न किसी को रोकने दिया, क्योंकि उनके लिए बेटा ही आसमान था। चाहे छत ठीक करे या शराब पीकर औरत को मारे, सब सही था। और बेटी, उसे बस काम करना था। 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत था। उम्र होते ही किसी भी घर में ब्याह दो, सारा दहेज खुद रख लो, फिर कभी मुड़कर मत देखो। गांव वाले कहते थे बहू तो बड़ी मजबूत है, इतनी मार के बाद भी जिंदा है। लेकिन उस दिन वो सचमुच मर चुकी थी। जब उसे बाहर लाया गया, उसके हाथ पैर सीधे भी नहीं हो रहे थे। शरीर अकड़ चुका था। उसकी एड़ियों पर जमे हुए गाढ़े लाल खून के धब्बे जांघों से चिपक गए थे। देखने वालों की रूह कांप जाए। राघव जब नींद से उठा, भाभी की लाश देखकर भी उसके चेहरे पर रत्ती भर पछतावा नहीं था। वो हंसकर बोला, अरे साली, इतनी सी मार में मर गई? मैंने तो बस 2-4 लात मारी थी। मर गई तो मर गई, मेरे खानदान का बच्चा भी साथ ले गई। लगता है मेरे वंश को खत्म करके ही मानी। मेरी आंखें सूज चुकी थी। मैंने उसे घूर कर देखा। वो चिल्लाया, क्या देख रही है? ज्यादा देखा तो तुझे भी मारूंगा। अपनी गंदी नजर मुझ पर मत डाल। मैंने दांत भींच लिए पर कुछ नहीं बोली। फिर वो भाभी के शव पर थूक कर अंदर जाकर सो गया। मेरे पिता मेरी ओर मुड़े। सुन ले, तेरी भाभी बीमारी से मरी है। अगर जुबान फिसली तो सुई धागे से सिल दूंगा। मैंने सिर झुका लिया। डर के मारे कुछ नहीं बोली। उसी रात पिता ने खुद भाभी का शव कंधे पर उठाया और गांव के बाहर श्मशान के पीछे मिट्टी के ढेर में फेंक आए। 2 फावड़े मिट्टी डाल दी और लौट आए। भाभी यहाँ की नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मैं खेत के पास भूसे के ढेर में छुपकर सब देख रही थी। रोते रोते मेरा चेहरा दर्द से सूज गया था। पूरा दिन रोई थी मैं। आंखें इतनी सूज चुकी थी कि सामने सब धुंधला दिखाई दे रहा था। पूरे घर में अगर कोई मेरे साथ अच्छा था तो वो सिर्फ मेरी भाभी थी। जब भी उसे थोड़ा सा खाली समय मिलता, वो एक पतली सी टहनी उठा लेती और मिट्टी पर लकीरें खींचते हुए मुझसे बातें करती। वो कहती, नन्हन, इन पहाड़ों के बाहर ऊंची ऊंची इमारतें हैं, भागती हुई सड़कें हैं, रोशनी से भरी दुनिया है। तू मेहनत करना, तुझे जरूर वहां तक जाना है। इस टूटे फूटे पहाड़ी गांव में खुद को कैद मत होने देना। मैं उसकी बातों का मतलब पूरी तरह नहीं समझती थी। बस उसकी पतली गोरी बांह पकड़कर लिपट जाती और जिद करती, और सुनाओ ना भाभी। हर बार वो हल्की सी मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी बेबसी उतर आती। आंखों के कोने भीग जाते। उस रात आधी रात के बाद पहाड़ों में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। मैं टूटी हुई तेल वाली कागज की छतरी लेकर चुपचाप पहाड़ी की ओर निकल पड़ी। मुझे पता था भाभी को कहाँ फेंका गया है। मैं उन्हें आखिरी बार देखना चाहती थी। जब मैं उस नरम मिट्टी के ढेर पर चढ़ने लगी, चारों ओर से सर्द हवा सीटी बजाती हुई गुजर रही थी। शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक काले आसमान में एक अजीब लाल चमक कौंधी, जिसने उस मिट्टी के ढेर को एक पल के लिए रोशन कर दिया। और मैंने जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे भयावह दृश्य था। भाभी के निर्जीव शरीर के नीचे से एक खून से लथपथ बच्चा धीरे धीरे बाहर रेंग रहा था। उसका रंग काला लाल था, चेहरा बेहद विकृत। उसके होंठ से लेकर नाक तक एक गहरी दरार थी। मुंह अजीब तरीके से खुल बंद हो रहा था। वो किसी इंसान से ज्यादा किसी अजीब जीव जैसा लग रहा था। बारिश भरी अंधेरी रात में उसने सिर उठाया। उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे जिनसे खून रिस रहा था। और उसने धीमी आवाज में कहा, बुआ मेरे बाबा कहाँ हैं? मेरी चीख पूरे पहाड़ पर गूंज गई। हाथ से छतरी छूटकर दूर जा गिरी। मैं भागने लगी, लेकिन 2 कदम भी नहीं चली थी कि पीछे से उस बच्चे की धीमी सिसकी सुनाई दी। वो रोना जैसे गले में कुछ अटका हो, भारी घुटा हुआ। मैं डर से कांप रही थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं वापस मुड़ी। वो बच्चा तड़प कर भाभी के शरीर की ओर सरक रहा था। उसका काला मुंह खुला हुआ था जैसे दूध तलाश रहा हो। मुझे किसी अशुभ या अपशकुन का ख्याल भी नहीं रहा। मैंने पूरी ताकत लगाकर भाभी के शरीर और उस बच्चे को घसीटते हुए पास की एक छोटी गुफा में पहुंचा दिया। इतनी छोटी दूरी थी और ऐसा लगा जैसे मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। गुफा में हल्की रोशनी में मैंने बच्चे को ध्यान से देखा। उसका चेहरा फटा हुआ था, आंखें असामान्य रूप से बाहर निकली हुई, शरीर पर जमे हुए बदबूदार खून की परत, हाथ पैर पतले और लंबे जैसे किसी पक्षी के पंजे। वो न पूरी तरह लड़का लगता था न लड़की। गांव के बुजुर्ग कहते थे मरे हुए शरीर से जन्मा बच्चा अशुभ होता है, उसमें भारी क्रोध और विनाश की छाया होती है, ऐसी चीजें बदला लेकर रहती है। मैं रोते हुए बुदबुदाई, भाभी मुझे मत सताना, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं छुआ। डर को निगलते हुए मैंने उस चिपचिपे बच्चे को उठाया और भाभी की छाती पर रख दिया। शरीर अभी अभी मरा था, कुछ ऊष्मा बाकी थी। बच्चा फटे होंठों से चूसने लगा। अजीब सी आवाज आ रही थी। हल्की चांदनी में भाभी का चेहरा दिखाई दे रहा था। बंद आंखें, फटे सूखे होंठ, नीलापन लिए सफेद चेहरा। वो किसी चुड़ैल जैसी लग रही थी, लेकिन मुझे उनसे जरा भी डर नहीं लगा। मुझे बस उनके लिए दुख था। कुछ देर बाद बच्चा पेट भरकर सो गया। सुबह होने वाली थी। मैं घबराकर खड़ी हुई, कपड़ों से मिट्टी झाड़ी, गुफा के मुंह पर टहनियां और झाड़ियां लगा दी ताकि कोई देख न सके। मुझे डर था कहीं जंगली जानवर खून की गंध सूंघकर उन्हें नोच न खाए। ठीक 5:15 पर मेरे पिता धर्मपाल हमारे लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर बाहर निकले। हाथ में बड़ा सा हुक्का था और वो धुआं उड़ाते हुए आगे बढ़ गए। दरवाजे के बाहर अचानक शोर मच गया। एक औरत की दर्द भरी चीखें सन्नाटे को चीर रही थी। मैंने भौहें सिकोड़कर हाथ पहुंचे और बाहर निकल आई। सामने वाले घर में महेश अपनी बीवी जया को कोड़े से पीट रहा था। जया मार खाते हुए भी अजीब तरह से हंस रही थी। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। आसमान से लाल रोशनी उतरी है। तुम सबके घर में अपशकुन उतर आया है। तुम सब मरोगे, सब मरोगे। महेश का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वो और जोर से मारने लगा। चुप हो जा पागल औरत, कल रात से पागलों की तरह चिल्ला रही है जैसे कोई भूत सवार हो गया हो। मार मार कर खत्म कर दूंगा तुझे। वैसे भी बांझ है तू, मर गई तो मर जा। जया की बातें सुनकर मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई। आसमान से लाल रोशनी, क्या वो वही था जो मैंने कल रात देखा था? मुझे लगा था गांव
गांव वाले सो चुके थे, लेकिन जया ने भी वो देखा था। हालांकि जया तो पिछले 1 साल से पूरी तरह पागल थी, उसकी कोई बात कोई नहीं मानता था। आखिरकार उसे अधमरा करके महेश ने लोहे की जंजीर से आंगन में बांध दिया। वो वहीं बैठी अब भी बड़बड़ा रही थी। जब महेश और उसकी माँ घर के अंदर गए, मैं चुपके से उनके आंगन में घुस गई। धीरे से पूछा, तू अभी क्या कह रही थी? कौन सी लाल रोशनी? जया ने सिर उठाया। उसके होंठों पर खून की एक बूंद थी, बाल उलझे हुए, चेहरे पर भयानक मुस्कान, पीले दांतों पर खून लगा था। वो हंसी और बोली, वो मरी नहीं है, वो बन गई है एक भटकती आत्मा, वो वापस आएगी बदला लेने, तुम सब खत्म हो जाओगे, दरिंदों की औलाद। हा। मैं बुरी तरह कांप गई, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। लियांजिया, ये मेरी भाभी का नाम था, लेकिन उसकी मौत की बात हमारे घर के सिवा कोई नहीं जानता था। फिर जया को कैसे पता? मैंने उसे घूर कर देखा। उसका चेहरा अब किसी पागल औरत जैसा नहीं लग रहा था, वो किसी तांत्रिक, किसी साध्वी या किसी प्रेतग्रस्त औरत जैसी लग रही थी। उसकी मुस्कान हड्डियों तक ठंडी कर देने वाली थी। मैं और नहीं रुकी, हाथ पैरों के बल उठी और भागी। बस कुछ कदम का रास्ता था, लेकिन मेरे पैर बार बार लड़खड़ा रहे थे। गिरते पड़ते मैं घर पहुंची। रात को जया की बातें मेरे दिमाग में गूंजती रही। गांव में जल्दी नींद आ जाती है, अंधेरा घिरते ही सन्नाटा छा जाता है। मैं फिर चुपचाप पहाड़ी की ओर निकल पड़ी, उस गुफा की ओर जहां मैंने भाभी और बच्चे को छुपाया था। लेकिन जब मैं हांफती हुई गुफा के मुंह पर पहुंची, अंदर कुछ भी नहीं था, न भाभी न बच्चा, सिर्फ पीली मिट्टी पर घसीटे जाने के निशान। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, वो दोनों गायब थे, यहाँ तक कि वो जिंदा बच्चा भी। तभी पहाड़ियों के बीच से एक के बाद एक दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठी और एक बच्चे की रोने की आवाज। वो चीखें ऐसी लग रही थी जैसे कई लियांजिया एक साथ पीटी जा रही हूँ। वो आवाजें जबरदस्ती मेरे कानों में घुस रही थी। मैंने रोते हुए अपने कान ढक लिए। भाभी मत रो, मैं तो तुम्हें बचाने गई थी। मेरे इतना कहते ही अचानक वो चीखें बंद हो गई। सन्नाटा, बस 2 ठंडी हवा के झोंके मेरे चारों ओर घूमने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य साया मेरे पास खड़ा हो। तभी मुझे समझ आया जया क्या कह रही थी। वो बच्चा अब इंसान नहीं रहा, वो बन चुका था एक भटकती आत्मा, और वो लौटेगा बदला लेने।